हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं, उसकी मैक्सिमा मीनिंग का मिनिमा की कंडीशन भी हम डिटेल में हम उसको देख चुके हैं। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि आज हम देखेंगे कि दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस और दो मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं। तो दो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस जो होता है बेटा, वो है फ्रिंज विड्थ। तो आज का हमारा टॉपिक फ्रिंज विड्थ से स्टार्ट होगा। फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंज। जो आसपास है बिल्कुल उनके बीच का जो डिस्टेंस है ब्राइट फ्रिंज का, या दो कंजक्टिव डार्क फ्रिंज इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। मतलब मान लो ये आपका है सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट डार्क और ये सेकंड डार्क बना, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट ब्राइट बना और ये सेकंड ब्राइट बना। तो या तो कह दो कि दो ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, या दो डार्क के बीच को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। दोनों इक्वल है। द फ्रिंज विड्थ बीटा डैश इक्वल टू बीटा। तो अब हम ये बीटा की वैल्यू निकालेंगे आज की इस क्लास के अंदर। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। वहां से फिर हम दो सोर्स लेते हैं, S1 और S2, जिन्हें कोहेरेंट कहा जाता है। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है वो है D। और फिर उसके सामने हम एक स्क्रीन लेते हैं जिसका डिस्टेंस यहां से होता है कैपिटल D। ये हमारा हो गया ओ सेंट्रल मैक्सिमा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये जो पॉइंट है P, वेदर इट बी मैक्सिमा और मिनिमा, इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है बेटा, x डिस्टेंस है। तो एक लाइट S1 से जाएगी P तक, एक लाइट S2 से जाएगी P तक। तो जो पाथ डिफरेंस होगा, मतलब P पे जो लाइट जा रही है और ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसको मैं डॉटर लाइन में लिख लेता हूँ। और इनको मैं पॉइंट आउट कर देता हूं कि ये जो पॉइंट है वो है A और ये जो पॉइंट है B। अब P पे पहुंचने वाली लाइट में पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि जो लाइट A से P तक जाएगी उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और जो B से P तक जाएगी उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि B2P जो है वो A से AP से ज्यादा है। B सॉरी, टू नहीं मैंने यूज किया हुआ, ओनली B यूज किया हुआ। टू हटा देता हूं यहां से मैं। BP माइनस AP। तो अगर मैं कैसे भी करके बीपी और एपी निकाल के उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो बीपी हम कैसे निकालेंगे, देखो बीपी, इसको एन मान लेता हूं मैं, इसको मैं क्यू मान लेता हूं। तो बी पी एन ट्रायंगल में अगर मुझे बीपी निकालना है तो बड़ा इजी है। बीपी इज इक्वल टू रूट, क्योंकि ये पाइथागोरस लगाऊंगा मैं, ये हमारे पास है डी स्क्र। और पी से लेके एन तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम कंसीडर करेंगे D/2, इसको भी कंसीडर करेंगे D/2। तो ये हमारा आ जाएगा डिस्टेंस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x है और नीचे तक क्या है, D/2 है। तो ये हमारा बीपी आ जाएगा। सिमिलरली हम एपी निकालेंगे। एपी के लिए हम ये वाली ट्रायंगल यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगेन पाइथागोरस, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस D/2 का स्क्वायर। तो इसको हम पुट कर देंगे डेल्टा एक्स में। तो पहले मैं बीपी की वैल्यू पुट कर देता हूं। अब देखो यहां से मैं डी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो मैं डी बाहर ले जाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो डी स्क्वायर जब लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट से ये हट जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट 1 प्लस, क्योंकि डी स्क्वायर बाहर आएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा। यहाँ डी नहीं था तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, और आगे आ जाएगा एक्स प्लस D/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये आ गया 1/2, क्योंकि रूट है तो 1/2 आ जाएगा। फिर माइनस डी 1 प्लस 1/D² एक्स माइनस D/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। सिमिलरली मैंने वहां से डी स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं। तो बाइनोमियल क्या कहता है, बाइनोमियल कहता है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस या माइनस कुछ भी हो, यहाँ पे एक्स हो तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस एक्स लिख एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस क्या आ गया बेटा आपके पास, ये आ जाएगा डी 1 प्लस 1/2 D² एक्स प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस डी 1 प्लस 1/2 D² एक्स माइनस D/2 का होल स्क्वायर। तो ये इधर आ गया।
तो डी को अंदर मल्टीप्लाई करो, डी प्लस 1/2 डी एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस डी, फिर इसको अंदर ले जाओ 1/2 डी एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो डी से डी कैंसिल आउट, 1/2 डी कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस d² by 4 प्लस एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस d²/4 माइनस, ये माइनस था तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स डी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था तो अंदर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाली टर्म तो हमारी कैंसिल आउट हो गई इससे। तो हमारे अंदर बचेगा 2x और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया xd/d। तो दिस इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस आ। अब यहां से हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे यहाँ। तो कंडीशन कैसे है, मैं ये रब कर देता हूं जरा। कंडीशन क्या है बेटा, कि वी नो फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस में लास्ट लेक्चर में कि जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा होना चाहिए। तो हम यहां से एक्स डी अपॉन कैपिटल डी को क्या लिखेंगे, एन लैम्डा। तो यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया एन लैम्डा d/d। तो ये x इक्वल टू एन लैम्डा d/d क्या है, देखो x मैंने लिया था कि सेंटर से कोई भी पॉइंट p है, अगर तो p मैक्सिमा है, तो क्योंकि मैंने मैक्सिमा की कंडीशन रखी है तो p मैक्सिमा। तो अगर मुझे फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है कि सेंटर से पहला जो मैक्सिमा बनेगा, इंटरफेरेंस में बहुत सारे मैक्सिमा बनते हैं लेकिन जो फर्स्ट हमारा मैक्सिमा बनेगा वो उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा d/d आ गया। सिमिलरली अगर मुझे दूसरे वाला चाहिए तो क्या करूंगा, x2 पुट कर दूंगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 2 लैम्डा d/d। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसी फ्रिंज विड्थ कहते हैं ना हम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव राइट फ्रिंज, तो मैंने पहली ली फिर कंजक्टिव सेकंड ली, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2 लैम्डा डी में से मैं लैम्डा d/d निकाल दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा d/d। तो ये मेरे पास फ्रिंज विड्थ था। अब मैं सिमिलरली फ्रिंज विड्थ निकालूंगा मिनिमा के लिए, तो मैं ये वाला पार्ट जरा ले लेता हूं। हाँ जी, तो हम यहाँ पे रखेंगे मिनिमा की कंडीशन। तो मिनिमा के लिए हमें पता है कि जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला था वो था 2n-1 लैम्डा/2। मैंने शायद +1 यूज किया होगा पीछे, तो अगर मान लो इसको +1 लेके चलोगे तो n की वैल्यू 0 से लेके चलनी है, लेकिन मैं यहाँ -1 लगाऊंगा क्योंकि मुझे फर्स्ट मिनिमा निकालना है। तो जब मैं फर्स्ट मिनिमा की बात करूंगा तो n की वैल्यू मुझे 1 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने -1 लिया है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x3/d। तो यहाँ से x मेरे पास कितना आ गया, 2n-1 लैम्डा d/2d। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि मिनिमा कैसे निकालेंगे। अगर मुझे मान लो फर्स्ट मिनिमा निकालना है तो n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, तो जब मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा xt/2d। और जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा दूसरा मिनिमा। मैं डैश लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने x1 ऑलरेडी मैक्सिमा के लिए यूज कर लिया है। तो जब 2 लिखूंगा यहाँ पे ये आ जाएगा 3 लैम्डा d/2d। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 डैश में से जब x1 डैश निकालेंगे यानी 3 लैम्डा डी में से जब ये वाला पोर्शन निकालेंगे तो ये भी लैम्डा d/d आ जाएगा। तो हेंस हमारा ये बात प्रूव हो जाती है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है दो कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंज का या टू कंजक्टिव डार्क फ्रिंज का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। तो ये हमारी फ्रिंज विड्थ आ जाती है दोनों के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को करने से पहले हम इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी ग्राफ की तरफ जाते हैं, जो इंटेंसिटी इक्वेशन हमने बनाई थी उसकी तरफ जाते हैं। तो हमने बनाया हुआ है आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi, ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। तो हम सपोज करते हैं
लेट कि जो दो लाइट हम यूज कर रहे हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि ए एंड बी, वो सेम लेके चल रहा हूं, ये सपोज कर रहा हूं। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा बेटा, तो दोनों की इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो उसको हम ले लेते हैं आई नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है, मैंने बताया हुआ है, वो एम्पलीट्यूड का स्केयर होता है। तो अगर आपका एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं कि आई वन आई टू किसके इक्वल है, आई नॉट के, तो हमारा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी, यानी कि जो इंटरफेरेंस हमारा स्क्रीन के ऊपर बनेगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो आई वन आई टू को हम लिख देंगे टू आई नॉट, क्योंकि आई वन आई टू आई नॉट हो जाएगा तो टू आई नॉट, फिर आगे प्लस टू आई नॉट बचेगा, क्योंकि आई नॉट स्केयर हो जाएगा, फिर कॉस फाई आएगा। तो यहां से हम टू आई नॉट को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आएगा वन प्लस कॉस फाई। अब यहाँ पे हम ट्रिगो का एक रूल लगाएंगे कि हमें पता है कि कॉस टू थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अकेला थीटा लिखूं तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। क्यों, क्योंकि मैं साइन को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू को मैं लिख दूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये रूल होता है। इसको जब यहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इस जगह पे। इसको वन को उधर ले जाओ तो इधर आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा। तुम्हारा आई कितना आ गया, आई इज इक्वल टू टू आई नॉट, अंदर आ गया टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो आई हमारा आ जाएगा, आई इज इक्वल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। यहाँ पे फाई लगा देता हूँ, क्योंकि मैं फाई लेके चल रहा हूँ, फेज डिफरेंस फाई है, दो लाइट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो फाई लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले हम एक्स एक्सिस लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक बात हम सपोज करेंगे पहले, कि जब ये लेना है हमें फाई इस तरह, ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को देख के मैं इंटेंसिटी ग्राफ बनाऊं, इधर हो जाएगा इंटेंसिटी आई। जब फाई की वैल्यू जीरो है, मतलब यहाँ पे फाई की वैल्यू जीरो लूं तो कॉस फाई जीरो है तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन होगा, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू फोर आई नॉट आ गई, यानी यहाँ पे हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, फोर आई नॉट। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की टर्म में, तो मैं ए प्लस बी स्केयर फॉर्मूला पहले कह चुका हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह चुका हूँ कि ए और बी दोनों सेम है। तो यहाँ पे टू ए आ जाएगा, अंदर ए प्लस ए टू ए या टू बी आ जाएगा, उसको हम लिखेंगे फोर ए स्केयर। ठीक है, तो फोर आई नॉट को हम फोर ए स्केयर भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है ये तो। क्योंकि ये इंटेंसिटी का ग्राफ बोला गया है हमें, तो इसीलिए मैं फोर ए यहाँ पे यूज नहीं कर रहा। ठीक है, ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो ये फोर आई नॉट हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब क्योंकि मैंने सपोज किया है कि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, तो मिनिमम वैल्यू होती है ए माइनस बी का स्केयर। तो अगर ए और बी सेम है तो ये जीरो आ जाएगा, यानी मिनिमम इंटेंसिटी क्या आएगी, जीरो। तो हमारे पास पता है कि जीरो के बाद हम पाई लेते हैं, फिर हम टू पाई लेंगे, फिर हम थ्री पाई लेंगे, फिर हम इधर फोर पाई लेंगे, सिमिलरली इधर हम पाई लेंगे, फिर हम टू पाई लेंगे, फिर थ्री पाई लेंगे, देन इधर फोर पाई लेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि जब फेज डिफरेंस आपका टू एन पाई होता है, यानी टू पाई फोर पाई सिक्स पाई इवन में आता है, तुम्हारे पास मैक्सिमा ही आता रहेगा। और जब हमारा जो फाई है वो टू एन प्लस वन पाई बाई टू होता है, तुम्हारे पाई होता है, तो हमारा मिनिमा आता रहेगा, यानी यहाँ पे मिनिमा आएगा, यानी इस जगह पे आके मिनिमा कितना आ गया, इंटेंसिटी जीरो आ गई। ठीक है, इधर भी क्या आ जाएगा, ये मिनिमा आ गया। फिर ये ऊपर जाएगा, टू पाई पे क्या हो गया, मैक्सिमा, फिर थ्री पाई पे क्या आ गया, जीरो आ गया,
फिर 4 पाई पे क्या आएगा, मैक्सिमा। फिर 5 पाई पे आके कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली पाई पे 0 है, 2 पाई पे मैक्सिमम है, फिर 4 पाई पे मैक्सिमम है, 5 पाई पे ये 0 आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऊपर जितना भी ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे मैक्सिमा आता रहे, ये सारे इस लाइन के साथ है, तो ये मैक्सिमा की लाइन है। यानी कि ये आपके पास ग्राफ कब आएगा, जब आप दो कोहेरेंट सोर्स को सुपर इम्पोज करोगे, देन आपके पास ये ग्राफ आएगा, इंटेंसिटी का ग्राफ। अब ऐसा हो जाए कि दो नॉन कोहेरेंट सोर्स ले लो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे एक केस बनाता हूं इसका, किसके लिए, फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्स के लिए। अब नॉन कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि जिनमें जिनमें फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, जिनका फेज डिफरेंस अलग अलग होता है। तो जिनका फेज डिफरेंस अलग अलग होता है, तो उसमें दो सोर्सेज की जो इंटेंसिटी होगी, एक की आई नॉट होगी, दूसरे की भी सपोज आई नॉट है, दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, मतलब उसमें कॉस फाई होता ही नहीं, ये फेज डिफरेंस होता ही नहीं। तो उसमें सिर्फ ये फैक्टर होगा नॉन कोहेरेंट के लिए। तो उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, आई वन को आई नॉट लिख दो, सपोज दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये टू आई नॉट हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों कोहेरेंट नहीं है। तो वहां पे अगर ये ग्राफ देखोगे तो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको ये मिलेगी, 2 आई नॉट। तो यहाँ पे लिख देना बेटा, ये नॉन कोहेरेंट सोर्सेज के लिए है। यहाँ पे जो सोर्स है वो नॉन कोहेरेंट है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है थर्ड केस, कि मान लो आपने ये जो दो स्लिट यूज की थी, S1 और S2, उनमें से एक को आपने बंद कर दी, उसके आगे हाथ लगा लिया, तो सिर्फ एक से लाइट जाएगी। तो जब एक से लाइट जाएगी तो उसका इंटेंसिटी रेशो में मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये आई नॉट आएगी, ओनली आई नॉट। एक को तो स्टॉप कर लिया आपने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिंगल स्लिट लाइट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। हमने कोहेरेंट सोर्सेज के लिए पढ़ लिया कि वैल्यू कितनी आएगी इंटेंसिटी, हमने नॉन कोहेरेंट सोर्सेज के लिए इंटेंसिटी देख ली, हमने सिंगल सोर्स के लिए देख ली। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता लगता है कि अगर हम इंटरफेरेंस यूज करते हैं, यानी दो कोहेरेंट सोर्सेज यूज करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू इंटेंसिटी की मिलने के चांस ज्यादा होते हैं और मिनिमम मिलने के भी चांस ज्यादा होते हैं, एज कंपेयर टू कि दो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज को हम मिले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कि अगर मुझे सस्टेन इंटरफेरेंस चाहिए, सस्टेन का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरफेरेंस चाहिए जिसमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। सस्टेन मतलब रेगुलर, जो हमें अच्छी तरह से इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिनिमम अपनी पोजीशन पे दिखाई दे। तो अगर हमें ऐसा इंटरफेरेंस चाहिए, तो जो दो सोर्स हम यूज कर रहे हैं वो मस्ट भी क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। दे शुड emit continuous light wave of same wavelength and frequency which have either the same phase या constant phase difference होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टू सोर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग विद द लीस्ट बैकग्राउंड। लीस्ट का मतलब होता है कम, लाइट हमेशा फॉरवर्ड की तरफ मूव करता रहे, बैकवर्ड की तरफ ना करे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लीस्ट बैकग्राउंड। तो टू सोर्स क्या होने चाहिए, शुड बी स्ट्रॉन्ग विद द लीस्ट बैकग्राउंड। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फ्रॉम टू सोर्स शुड प्रेफरली बी इक्वल। दोनों का एम्पलीट्यूड आप इक्वल रखोगे तो हमें ज्यादा सस्टेनेबल इंटरफेरेंस मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको इंटेंसिटी ग्राफ में बताया था। मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर नॉन मोनोक्रोमेटिक लोगे, जैसे कि व्हाइट लाइट, तो सेंटर तो आपका क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, व्हाइट लाइट आएगी। बट डिफरेंट डिफरेंट कलर होने की वजह से अलग अलग फ्रिंजेस बनेगी, जिनकी फ्रिंजेस विड्थ अलग अलग होगी, तो उससे आपको सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। बहुत सारे अलग अलग इंटरफेरेंस मिल जाएंगे जो कि ओवरलैप हो जाएंगे, हमें मैक्सिमम मिनिमा किसी का स्पेसिफिक नजर ही नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। कि ये जो हमने दो सोर्स लिए थे, S1 और S2, जिनके बीच का डिस्टेंस हमने लिया था D, ये शुड बी स्मॉल होना चाहिए, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टू सोर्स शुड बी पॉइंट सोर्स और वेरी नैरो सोर्स। ये जो हम लेते हैं S1 S2, इनमें से लाइट जो होती है बहुत नैरो सोर्सेज होने चाहिए ना, मतलब पॉइंट, इनके बीच जो गैप है बहुत कम होना चाहिए, तभी आपको सस्टेन इंटरफेरेंस बनेगा। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट शुड नॉट बी स्मॉल। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होता है कैपिटल डी, ये स्मॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल होगा तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। हमने फ्रिंज विड्थ अभी क्या निकाल ली थी, लैम्डा डी अपॉन डी। देखो, अगर आपका कैपिटल डी स्मॉल हो जाएगा तो बीटा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिंज में नॉट रिमेन डिस्टिंग्विशेबल, आपको पांच छह जो फ्रिंजेस है वो मिक्स होकर नजर आएगी, डिस्टिंग्विशेबल नहीं नजर आएगी, अलग अलग होकर नजर नहीं आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि स्मॉल डी भी स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्मॉल डी को स्मॉल रहोगे तो बीटा लार्ज आएगा, आपको अलग अलग फ्रिंजेस अलग अलग पॉइंट पे आपको दिखाई देगी। सो दीज आर दी कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट का बेंड होना, बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल और थ्रू ए नैरो अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। आपने देखा होगा मूवी थिएटर के अंदर कि जब हम स्क्रीन की में मूवी देख रहे हैं तो हमारे बैक साइड में लाइट नजर आती है जो कि स्क्रीन के ऊपर बढ़ती है, और जो बैक साइड से लाइट आ रही है वो बहुत ही छोटे होल से आ रही होती है और स्क्रीन पे जाके वो बड़ी हो जाती है। यानी कि उस होल के पीछे से कोई लाइट ऐसे आ रही है, तो जब वो उस होल में से पास करेगी तो लाइट फैल जाती है। इसी फेनोमेना को डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक हमारे पास स्लिट होती है, ठीक है। मान लो ये जो स्लिट की विड्थ है वो है ए, और मान लो लाइट को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, ये लाइट आ रही है यहाँ पे, इसकी लाइट की वेवलेंथ है लेमडा, और इस केस में जो ए है वो लेमडा से बड़ा है। तो जब आपका अपर्चर जो होता है वो वेवलेंथ से बड़ा होता है, लाइट जो पीछे से आ रही है उससे बड़ा हो, इसे अपर्चर बोला जाता है या स्लिट विड्थ बोला जाता है या स्लिट के बीच का डिस्टेंस बोला जाता है, ये इसका डायमीटर भी कह सकते हैं। तो यहां से जब लाइट पास करेगी तो लाइट कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। इस फेनामिना को डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये बेंडिंग, जितना ये ए छोटा होता रहेगा वेवलेंथ से, ये बेंडिंग उतनी ही बढ़ती रहेगी। जैसे सिचुएशन वन है, सिचुएशन टू में क्या होगा कि हमने ए को छोटा कर दिया पहले से, यानी वेवलेंथ के इक्वल कर दिया, कंपेरेबल कर दिया, जो लाइट की वेवलेंथ है उसके इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले से थोड़ा ज्यादा डिफ्रेक्शन हो जाएगा, ज्यादा बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी लाइट, अगर आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे कम थी, यहाँ ज्यादा होगी। अगले केस में क्या करेंगे हम कि ये होल जो है ए अपर्चर, इसको छोटा कर देते हैं वेवलेंथ से, पहले बड़ा था फिर इक्वल किया, अब छोटा कर दिया, कि जो पीछे से लाइट आ रही है, ये मैं लाइट को कुछ इस वे में ले रहा हूँ, इनकी वेवलेंथ लैम्डा है तीनों केसेस में, तो बेंडिंग और ज्यादा होगी। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि जितना स्लिट विड्थ कम रखेंगे, डिफ्रेक्शन या स्प्रेडिंग उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी लाइट्स होती हैं, जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं लेता हूं, हमारे पास विजिबल लाइट होती है एक, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है अराउंड 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, ये तो बहुत कम है, 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि स्लिट बनानी बड़ी मुश्किल है ना, क्योंकि 10⁻⁻⁶ से अगर हम कम स्लिट बनाएंगे या कंपेरेबल भी बनाएंगे तो ये बनाना मुश्किल है। तो इसीलिए विजिबल लाइट का जो डिफ्लेक्शन है वो होना हमने बड़ा कम देखा हुआ है, विजिबल लाइट का डिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। रीजन क्या है कि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। सेकेंडली फिर आता है कि डिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। डिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है फ्रैक्शनल डिफ्लेक्शन। फ्रैक्शनल डिफ्लेक्शन किसे कहते हैं हम, कि ये आपकी स्लिट है, इसको मैं कह देता हूं स्लिट, ये स्क्रीन है जिसपे आप ये बेंडिंग देखेंगे, और इधर सोर्स ऑफ लाइट होता है एस। अगर सोर्स का डिस्टेंस स्लिट से और स्लिट का डिस्टेंस स्क्रीन से, दोनों ये फाइनाइट है, ठीक है, अगर ये फाइनाइट है तो हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शनल डिफ्लेक्शन है। अगर स्लिट का डिस्टेंस मेजरेबल है सोर्स ऑफ लाइट से एंड जिस स्क्रीन पे आप ये फेनोमेना देखोगे, तो हम कहेंगे ये हमारा फ्रैक्शनल डिफ्लेक्शन आता है। तो डिफ्लेक्शन ये मतलब थिन वायर ली हुई है मैंने, डिफ्लेक्शन थ्रू थिन वायर इज द एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल डिफ्लेक्शन। दूसरा बेटा होता है इसका टाइप फ्राउनहोफर, FRAUNHOFFER, फ्रैक्शनल फ्राउनहोफर डिफ्लेक्शन। तो ये कब होता है, अगर बस यही चीज फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट हो, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट हो, तो वो फ्राउनहोफर डिफ्लेक्शन होता है। जैसे डिफ्लेक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, डिफ्लेक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, ये मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा आपको। तो फ्राउनहोफर में क्या होगा कि मान लो ये आपकी स्लिट है, ठीक है, लाइट ऐसे पैरेलली आ रही है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पता नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस है और स्क्रीन भी इनफाइनाइटली दूर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लेंस लगाना पड़ेगा, तो वो लेंस उसको क्या करेगा, फोकस करेगा, क्योंकि स्क्रीन का ये जो डिस्टेंस है ना ये भी बहुत दूर है, मेजरेबल नहीं है, तो हमें लेंस लेना पड़ेगा उसको फोकस करने के लिए। तो हमारा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट दो तरीके से होती है, एक तो फ्रैक्शनल से, एक फ्राउनहोफर से। बट अभी हमारे सिलेबस के अंदर फ्राउनहोफर आएगा, और उसमें भी एक टाइप आता है डिफ्रेक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, जो कि मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। तो फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन हम डिटेल में करेंगे।